बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज शुक्रगुज़ार हूँ कानूनदान का कि फिर आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ कानून पे कुछ शेयर करूँ। और बहुत सारे वकला की ये डिमांड थी, एक नई चीज़ है और है बहुत पुरानी कि 249 और 249A इस पे हम अपना नॉलेज शेयर करें। तो बेसिकली हम जब 249 की प्लेन लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो वो उसके मीनिंग ये है कि व्हेन एवर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस आर नॉट अवेलेबल आर ट्रेसेबल, तो प्रोसीडिंग स्टॉप कर दी जाती हैं विदाउट प्रोनाउंसिंग जजमेंट बाय द कोर्ट आइदर कन्विक्शन और एक्विटल, और अक्यूज़ को रिलीज़ कर दिया जाता है। ये एक प्रोसीजर है और ये एक चल रहा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इस पे रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि इसमें एक सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि इनजस्टिस हो रहा है मुल्ज़मान के साथ बहुत सारे केसेस में, जिनमें जज साहबान या वकला इसकी स्पिरिट को अंडरस्टैंड ना करते हुए वो जब गवाह नहीं आते तो उसको सेनाडाई कर देते हैं। अब देखना ये है कि सेनाडाई क्या है, रिलीज़ क्या है और किन किन हालात में हो सकता है। अब सेनाडाई या रिलीज़ कुछ ख़ास कंडीशंस हैं जिनमें अगर गवाहान की कोई लीगल या विटनेसेस की कोई लीगल डिसेबिलिटी है कि वो पेश नहीं हो सकते। फ़र्ज़ कर ले कि एक गवाह है, वो किसी वजह से किसी जेल में बंद है, पेशावर जेल में बंद है, कराची जेल में बंद है, ट्रायल उसका लाहौर में चल रहा है, तो वो उसको वहाँ से लेके आना लीगल डिसेबिलिटी है, उसके आने तक किसी सीरियस ऑफेंस में है, इतनी ट्रैवलिंग नहीं हो सकती, तो उस सूरत में केस जो है वो सेनेडाई कर देने में कोई हर्ज नहीं है। या और इस तरह की सूरत हाल है कि अगर एक केस सेशन ट्रायल में है, फैमिली केस चल रहा है और सेशन ट्रायल में उसके अगेंस्ट रेप केस है, एलोपमेंट का केस है, कोई केस चल रहा है, तो उसमें बाज़ औक़ात जज साहबान ये करते हैं कि जब तक फैमिली कोर्ट का डिसीजन ना आ जाए कि जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज है या उनकी मैरिज का कोई इशू है, वो जब तक ना हो तो फिर उसको हम सेनेडाई कर दें, ये मजिस्ट्रेट ट्रायल में। या फिर ऐसे है कि कोई मर्डर केस है 13-20-65 का है, उसमें रुकावट नहीं है, लेकिन प्रोप्राइटरी डिमांड करती है कि दो जजमेंट्स हैं, एक सीनियर कोर्ट की है, एक लोअर कोर्ट की है, तो उनमें कहीं कन्फ्लिक्ट ना आ जाए, सीनियर का पहले फैसला होने दे तो फिर उसके बाद फैसला कर दे। फिर एक और इवेंचुअलिटी है कि जिसमें लीगल डिसेबिलिटी हो कि गवाह किसी वजह से मिलिट्री में है और किसी ऐसी सरहद पे, ऐसी ड्यूटी पे है कि वो अवेलेबल तो है लेकिन वो डिसेबल है, लीगली तौर पे वो हाजिर नहीं आ सकता, तो उसमें हम इनको दाखिल दफ्तर कर देते हैं। अब सेनेडाई किया जा सकता है कि गवाहान के आने तक। अब एक सूरत हाल इसमें और है जिसमें है कि सपोज़ एक मुकदमा दर्ज किया जाता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद मुस्तगीस ये चाहता है कि मेरा मुकदमा वीक है, वो गवाह पेश नहीं करता और अदालत पूरे प्रोसेस शुरू करती है, कुरैसे मैयर इस्तेमाल करती है। कुरैसे मैयर इस्तेमाल करने के बाद कंक्लूजन क्या होता है कि 1.5 साल के बाद मुलज़िम को रिलीज़ कर दिया जाता है और मुकदमे को सेनेडाई कर दिया जाता है। तो ऐसे हालात व वाक़यात में देखना ये है कि क्या ये दुरुस्त है या गलत है। कानून में इसकी डायरेक्ट एज सच कोई प्रोविजन वाज़े तौर पर नहीं दी गई, लेकिन इसको कुछ चीज़ों के साथ मिला के हमें देखना पड़ेगा कि फेयर ट्रायल है। आया ये फेयर ट्रायल होगा कि एक बच्चे ने सिविल जज का इम्तिहान देना है और उसके किसी मुखालिफ ने उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, मुकदमा 2 साल चला, 2 साल के बाद उन्हें ये था कि अगर मुकदमे का फ़ैसला हो जाए तो इसकी इक्विटल हो जाएगी, तो वो गवाह पेश ही नहीं करते। जज साहबान उनके वारंट समन जारी करते हैं, फिर वारंट करते हैं, फिर नॉन अवेलेबल वारंट करते हैं, फिर जारी करते रहते हैं, फिर भी नहीं आते, फिर दाखिल दफ्तर कर देते हैं। तो क्या उनके साथ या किसी और मुलाजमत में भी है, उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होगी कि उनकी जब कोई रिपोर्ट मंगवाएगा क्लियरेंस तो पेंडिंग केस आ जाएगा। पेंडिंग केस आने की सूरत में वो सफ़र करेगा और इर्रिपेरेबल लॉस होगा उसका, 5 साल 4 साल 10 साल आप उसको रखते हैं और फिर उसके बाद ये गवाहान जब उसका वो फ्यूचर तबाह हो जाता है तो फिर गवाहान हम पेश करते हैं या मुकदमे को पेश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉ मस्ट ग्रो, जुरिस्प्रूडेंस मस्ट एडवांसेस, कि ये ऐसे नहीं है कि यहाँ इसको रुका रहना चाहिए। यह एक और सूरत हाल है कि अक्सर लोग प्रैक्टिकली जो बातें हैं कि वो फॉरेन कंट्री में जाते हैं, पुलिस रिपोर्ट लेते हैं, पुलिस उन्हें रिपोर्ट देती है कि उनके खिलाफ वो मुकदमा पेंडिंग है और पेंडिंग कई दिनों से पेंडिंग है। अगर वो पेंडिंग है तो पेंडेंसी की सूरत में क्या होगा, वो एक सिविलाइज सोसाइटी में जा रहे हैं,
या तो उन्हें वीज़ा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वहाँ उन पे एक स्टिग्मा होगा कि वहाँ पे इसके खिलाफ केस पेंडिंग है, केस जिस भी नौइयत का हो वो इसके लिए रुकावट होगी। अब इसमें सूरत हाल क्या क्या हो सकती है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपसे शेयर करते हैं कि जो ये रिलीज़ है इसको हमने गलत लिया हुआ है। ये हमारी जुडिशल पॉलिसी आई थी और उसमें जजेस को फोर्स किया गया था कि आप इतने केसेस डिसाइड करें। उसमें टूल के तौर पर जजेस ने भी और वकला ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि ये इजी वे है और केसेस डिसाइडेड शो कर दिए, और वो एक चलता आ रहा है, उसी तरह डिसाइडर्स केस चलता आ रहा है। किसी ने कोशिश नहीं की कि इस पे को थोड़ा सा माइंड अप्लाई करें, को विजडम अप्लाई करें, को लॉ को देखें, कुछ इसको हम एडवांस करें। यही नहीं है कि हर एक को इसी में लटकाए रखें। अब इसमें दो सूरतें हैं, पुटिंग इनटू जक्स्टा पोजीशन के एक तरफ तो मुल्ज़िम है, दूसरी तरफ मुद्दई है। हमने स्केल ऑफ जस्टिस मुद्दई के हाथ में दे दिया, जबकि स्लाइटली एज ओवर है अक्यूज प्रोसिक्यूशन से कि ही इज़ ऑलवेज इनोसेंट चाइल्ड ऑफ द लॉ, वो हमेशा बेगुनाह है। इवन के स्लाइटेस्ट डेंट भी हो प्रोसिक्यूशन केस में तो उसने तो इक्विटल होनी है। तो अब उसकी जो इक्विटल उसने अर्न करनी है और उसके अगेंस्ट जो एक पेंडेंसी है मुद्दई अपने हाथ में लेके उसको इतना प्रोलॉन्ग कर ले, तो मैं ये समझता हूँ बल्कि ये कानून की मंशा भी नहीं है, फेयर ट्रायल की मंशा भी नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की मंशा भी नहीं है। इस पे वकला साहबान को ज़्यादातर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मुकदमे सिनडाई नहीं होने चाहिए। अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा? तरीक़ाकार ये होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोशिश करें कि जज साहबान से कुरैसे मैयर इस्तेमाल करवाएँ। समन है तो समन जारी करवाएँ, वारंट है तो वारंट जारी करवाएं। जब वारंट जारी करवाएं तो फिर ये उसको इंश्योर करें कि वारंट वापस आए हैं, उसको वारंट को एग्जीक्यूट करने वाले की स्टेटमेंट हुई है, एसएचओ की स्टेटमेंट हुई है। ये सारे कुरैसे मैयर आने के बाद जब ये पता चल जाए कि गवाह अवेलेबल हैं लेकिन वो नहीं आ रहे, जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर आप प्रोसिक्यूशन को रिक्वेस्ट करें कि अपनी एविडेंस क्लोज करें, अवेलेबल एविडेंस पे आप उसका डिसीजन करें। अगर वो अवेलेबल एविडेंस पे डिसीजन नहीं करते तो फिर इस पे आपके लिए आगे राहें हैं, कानूनी रास्ते हैं कि उसको सिनडाई किसी सूरत नहीं होना चाहिए। सिनडाई की सूरत में ये एक हुक है जो फॉर एवर आपने अक्यूज़ के गले में डाल के उसको हैंग कर दिया। अब इसको आप उसकी सारी जब प्रोसीडिंग हो जाएगी, वारंट आ जाएगा, वारंट की एग्जीक्यूशन हो जाएगी, उस पर रिपोर्टें आ जाएगी कि गवाह है, गवाह नहीं आ रहे, आने वो दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो फिर प्रोप्राइटरी डिमांड करती है कि एविडेंस क्लोज की जाए। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर भी यही डिमांड करता है। हम वैसे भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस को करते हैं, क्लोज करते हैं, तो फिर उसको क्लोज करवाने के बाद उसको वकला कोशिश करें कि 249A के तहत अवेलेबल एविडेंस में नहीं, जो अवेलेबल एविडेंस पे उसमें प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, उसको कोशिश करें कि उसको इक्विटल की तरफ ले जाएं। अब इस पे लॉ अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ। एक अथॉरिटी PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट थी जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, और इसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक बहुत ज़बरदस्त डिसीजन दिया। वो PLD 2018 है, बलूचिस्तान का पेज 39 है। वो ऐसे ही हालात वाक़यात थे कि सूरत हाल यही थी कि सिनडाई किया गया केस, सिनडाई करते हुए हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने होल्ड फरमाया। ये बड़ी मार्वेलियस अथॉरिटी है, हमारे लिए बड़ी ये मास्टर पीस है 249 के लिए, कि उन्होंने कहा नहीं, ये स्केल ऑफ जस्टिस प्रोसिक्यूशन के हाथ में नहीं दिया जा सकता। अगर उसकी कोई लीगल डिसेबिलिटी है तो वो देखें, अगर वो नहीं आ सकता तो उसकी वजूहात देखें। अगर वो जानबूझ के कोई एक शख्स इख्तियारी हो गया है तो इसका मतलब ये है कि वो लॉ बाइंडिंग भी नहीं है और उसके इख्तियारपन के ख़त्म होने तक अक्यूज़ को हम उसी तरह हैंग करते रहे। ये किसी भी सूरत ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस पे फेयर ट्रायल, जब ये हमारा कानून बना था, ये PPC बनी थी या CRPC बनी थी, फेयर ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशन में 10A बाद में आया, ये 18th अमेंडमेंट के बाद आया। अब 10A आने के बाद ये फेयर ट्रायल उसी सूरत में होगा कि जब दोनों साइडों को फेयर ट्रायल देंगे, फेयर जस्टिस देंगे, उनके साथ सही सलूक होगा। और फिर ये इसी सूरत में ही है, लॉ ग्रो भी करेगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस भी एडवांस होगी, जजेस के फैसले भी बेहतर आएंगे जब वकला इस चीज़ पे स्ट्रेस करेंगे। क्या वकला भी बाज़ औक़ात हम यही समझते हैं कि जाते हैं कि जी गवाह नहीं आ रहा है, रीडर साहबान कहते हैं कि जी हम इसको सिनडाई कर देते हैं, जज साहबान भी उस पर खुश हो जाते हैं, उनकी कॉज लिस्ट में चला गया। लेकिन ये वकला के लिए भी जो क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं ये मुनासिब नहीं है और बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इस पे सेशन ट्रायल में तो ये है ही नहीं कि सेशन ट्रायल में भी ये कैसे हुआ, और इस पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट दी है जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब ने कराची हाई कोर्ट में,
कि सेशन कोर्ट में भी ऐसे हुआ कि सरकारी मुलाजिम की पे उन्होंने सैलरी बंद कर ली जो अदरवाइज भी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी डिपार्टमेंटल भी सस्पेंशन थी, वो सस्पेंशन जारी रही। इतनी देर में जब गवाहान को तलब किया गया तो 2 साल गुजरने के बावजूद गवाहान आए ही नहीं, पूरा कुरैसे मैयर इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस पे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट दी कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये जो रिलीज़ है टू द काइंड ऑफ डिस्चार्ज है, आप अगर इसको इस तरह ले जाएं या दूसरी सूरत में आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज करके उसका डिसीजन लें, इसके बगैर ये ठीक नहीं है। वो 2016 PCRLJ पेज 127 है जस्टिस पवार साहब की, उन्होंने लाहौर कराची हाई कोर्ट में तो वो पूरे सारे नीचे लोअर जुडिशरी को फ्लोट भी करवाई कि इसके गाइडेंस सीख करें, और सेशन जज साहबान में वहाँ वैसे भी नहीं है सैनिटाइज करने का प्रोसीजर, तो उसको ना करें। अब इसके बाद है 249A। 249 को भी आपने किसी भी शक्ल में कुरैसे मैयर इस्तेमाल करने के बाद, उसकी एविडेंस क्लोज करने के बाद, उसका जो मंतकी अंजाम है उससे पहले मुकदमे को दाखिल दफ्तर नहीं करवाना। उनकी इवेंचुअलिटीज़ भी बता दी जिन जिन हालात वाक़यात में हैं। अब है 249A। 249A सीधी सादी है कि वो केस जिसमें प्रोबेबिलिटी भी ना हो कन्विक्शन की, अवेलेबल एविडेंस पे उसमें मुल्ज़मान को एट एनी स्टेज बरी किया जा सकता है। अब उसमें बहुत सारी अथॉरिटीज़ भी हैं, स्टेचू भी क्लियर है, उसकी रीज़न है कि केस है। ये ज़रूरी नहीं है कि चार्ज फ्रेम हो, चार्ज फ्रेम होने के बाद हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, किसी स्टेज पे भी, हर स्टेज पे हो सकता है। और सेशन कोर्ट में 265K है, ये दोनों सूरतों में। तो मेरी इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस था आज का, या जो मेरा ये एक एम थी कि हमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट को, PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट को, और ये सिंध हाई कोर्ट की जो अथॉरिटी है, इन अथॉरिटीज़ की रोशनी में हमें 249 में केसेस को दाखिल नहीं होने देना चाहिए, केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो और इसके बगैर ये इस 249 के से वकला की और मुल्ज़मान की जो इनोसेंट है उनकी जान भी नहीं छूट सकती। तो ये एक प्रोविज़न है, दोनों तीनों एनेबलिंग प्रोविजंस हैं, इनको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें फोर्स करना चाहिए, जज साहबान को भी, वकला को भी, जूनियर को भी, सीनियर को भी। ये एक आम सी चीज़ है लेकिन ओवरलुक हो रही है, इसलिए आज इस पे नॉलेज शेयर करना ज़रूरी था। दैट्स ऑल।